की शुरुआत हुई है, इसमें थोड़ा समय नहीं लगेगा, 2 4 5 6 महीने नहीं लगेगा, साल भर नहीं लगेगा, सालों लग सकता है। और तब मैं 1999 में जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ने इस पर विचार किया था और उन्होंने एक बात कही थी कि अगर वन नेशन वन पोल वन इलेक्शन की बात अगर आपको करना है तो इसमें इतने स्तरीय बदलाव करने होंगे, इतने तरह के बदलाव करने होंगे कि ये रातों रात नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्टेज वाइज आपको करना पड़ेगा। तो ये कि इसे मैं जो देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि इसको मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं कि अगले 6 महीना 4 महीना की बात तो छोड़ दीजिए, साल भर में हो जाए, ये नामुमकिन है, पहली बात। दूसरी बात ये बात सही है कि इसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है अपने देश की, कि विधानसभाओं का कार्यकाल तय है, लोकसभा का कार्यकाल तय है। अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होगा। अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। अगर विधानसभा का कार्यकाल कुछ बढ़ाना है या घटाना है उसकी प्रक्रिया होगी, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना है या घटाना है उसकी प्रक्रिया होगी। और जैसे इस प्रक्रिया में आप जाएंगे, उसमें बदलाव करेंगे, तो ये जो व्यवस्था है, खासकर विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाना या घटाना, ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर इसका असर पड़ेगा। तो हमारे देश में जो संविधान संशोधन के अलग अलग प्रकार हैं, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि जिन संविधान संशोधनों का असर संघीय ढांचे पर पड़ेगा, वहां पर देश में जो टोटल राज्य हैं उनसे कम से कम आधे राज्यों की सहमति, उन विधानसभाओं की सहमति, अनुमोदन की जरूरत होगी। तो ये बहुत ही एक अलग प्रोसेस है। आप इसे समझ सकते हैं, आपके दर्शक समझ सकते हैं कि क्या इतना आसान होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये जो लॉ कमीशन ने जो सिफारिश करी थी इसके पहले, जस्टिस चौहान वाली, उसमें उन्होंने ही बता दिया था कि क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें होंगी। मसलन उसमें यह बताया गया था, जैसे बहुत लोगों के मन में सवाल है, कल से सवाल, परसों से सवाल यही आ रहे हैं कि जहां अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनका क्या करेंगे। ठीक है, चलो जिनका विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने को है वहां पर तो आप चुनाव करा लेंगे, लेकिन इनका साल भर ही हुआ, इनका अभी अभी हुआ है, उनका क्या करेंगे। तो वहां पर भी जो लॉ कमीशन की सिफारिश थी, जो इसके पहले जो स्टडी हुआ था उसमें जो किया गया था, उसमें भी जो बात हुई थी, तो वहां पर भी एक विकल्प दिया गया था। वो ये था कि हम बहुत कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि कम से कम साल में 2 चुनाव कराए जाए, 2 बार चुनाव करा जाए। मतलब ये कि वन नेशन वन इलेक्शन के जगह पर अगर हम बहुत कराने की स्थिति में होंगे भी, तो पहले शुरू में आपको वन नेशन 2 इलेक्शन कराने पड़ेंगे। एक लोकसभा चुनाव के साथ जिनका टेन्योर कभी पूरा होने को है, और दूसरा जिनका अभी अभी चुनाव हुआ है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो वो बात हो गई जहां पर विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना और घटाने वाले मसला है, जहां पर राज्य विधानसभाओं की संस्तुति और सहमति की जरूरत होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून हैं नीरज, जो हमारे यहाँ की व्यवस्था में, जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां पर छोटी छोटी बातों पर सहमति नहीं बनती है, जहां पर गठबंधन की पार्टियां भी बहुत मुद्दों पर विभाजित होती हैं, वैसे में अगर कोई ये सोच ले कि ऐसे मसले पर, जहां पर पूरे एक तरह से कहें कि एक ऐसा मसला है जहां पर सभी पार्टियों को एक पेज पर आना होगा, और यहां आप ये देखिए कि इस मसले पर जहां पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से मंशा पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब बात आती है थोड़ा सा आपके दर्शकों को समझने के लिए कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, या विधि आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, या उसमें जो बातें क्लॉजेस दी थी, उसमें इस बात की सिफारिश की गई थी और जरूरत बताई गई थी। हम थोड़ा सा इस तरह सोचने की कोशिश करते हैं, सियासत के बाहर और मंशा पे सवाल नहीं खड़ा करके हम इस पर आते हैं कि क्या वाकई इस देश में एक नेशन एक चुनाव की जरूरत है। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो कहता है कि हाँ है, तभी तो जब हमारे देश में चुनाव की व्यवस्था शुरू हुई तो एक ही साथ चुनाव होते थे। वो तो परिस्थितियों की व्यवस्था थी और परिस्थितियां ऐसे बदली कि लोकसभा चुनाव और विधानसभाएं भंग होती गई, और इस तरह से संसद के बाद सारी चीजें बदल गई। तो ये बात सही है कि जब देश में एक ही साल में कई बार चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, तो उसका गवर्नेंस पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता के खजाने पर बोझ पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर मंशा केवल ये हो कि इससे चुनावी खर्चे में को रोका जा सकता है और गवर्नेंस पर ध्यान दिया जा सकता है, तो एक बहुत स्वागत योग्य कदम है।
लेकिन सवाल आती है मनसा की, इंटेंशन क्या है। मैं इंटेंशन पे सवाल खड़ा करने वाला मैं उचित आदमी नहीं हूं, लेकिन बात जो आती है कि एक सवाल हो रहा है कि जैसे पंकज जी ने एक बात कही, मैं थोड़ा उसका दूसरा पहलू कहता हूं कि ठीक है कि इसका जो ड्रॉबैक बताया जा रहा है, इसके कुछ अच्छे फायदे और कुछ बुरे परिणाम बताया जा रहा है कि इसका क्या नकारात्मक असर हो सकता है। तो उसमें एक नकारात्मक असर ये है कि कहा जाएगा कि एक ही मुद्दे पर चुनाव होंगे। अगर मान लीजिए कि आज के समय में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरा देश वोट करेगा, तो विधानसभा में भी उसी का चलेगा जिसका केंद्र में चलेगा। और मैं एक बात कहता हूं कि मान लीजिए कि जातिगत जनगणना पर चुनाव होने लगे, तो बिहार के जो वोटर्स हैं, जो आरजेडी के वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी के यूपी में वोटर्स हैं, या जो राजस्थान में कांग्रेस के वोटर हैं, वो क्यों नहीं लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे उस हिसाब में। तो मतलब इसका दूसरा पहलू भी है। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी चर्चा की जा सकती है। तो मुझे जो बात समझ में आती है कि मनसा पे सवाल खड़ा अगर हो रहा है तो वो इसलिए कि इस समय सियासत में, पॉलिटिक्स में जो एक जरूरी शर्त होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए आइडियली डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए, जो लंबे समय से या ये कहें कि हाल के दिनों में वो मिसिंग है, वो चीज कहीं दिख नहीं रही है। इसलिए सरकार के प्रत्येक मसले को, प्रत्येक मुद्दे को इसी निगाह से देखा जा रहा है, और मुझे लगता है कि देखा भी जाना चाहिए। ये जरूरी है, सबको देखना चाहिए, देश के प्रबुद्ध वर्ग को देखना चाहिए, देश के मीडिया को भी देखना चाहिए, और अपोजिशन को देखना भी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये कहने के लिए बातें होती हैं कि सरकारें गवर्नेंस करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। सरकारें दरअसल अपने लिए काम करती हैं कि कैसे चुनाव जीतना है, और ये न केवल सरकारें ही नहीं, अपोजिशन भी उसी तरह से काम करता है ऑलमोस्ट, कि हमें सरकार में कैसे आना है। तो मनसा पे सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक बात और कि एक बार नहीं, ये बार बार किया गया है, और सरकार ने खुद इस बात को एडमिट किया है। वो तत्काल इसके पहले जो किरण रिजिजू थी, उन्होंने सदन में एक वक्तव्य दिया था कि इतना आसान नहीं है, इसमें जो संविधान के संशोधन करने हैं। मसलन देखिए इंपैक्ट कहां कहां होने जा रहा है। मैंने कहा कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर घटाना बढ़ाना है, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, दल बदल कानून में बदलाव करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधित्व कानून, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये एक, और वही नहीं, लोकसभा मतलब संसद और विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है, जो प्रोसीजर है, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो बदलाव बहुत है, तो ये बदलाव इतने आसानी से नहीं होंगे। इसीलिए चाहे वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, नीति आयोग ने भी अपना इस पे कुछ स्टडी किया था, लेकिन आपने एक बात और देखी होगी कि ये और लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि उस पर कभी सरकार ने कुछ सॉलिड न कहा न किया। तो 3 बार तो हो चुका है, ये चौथी बार हो रहा है। तो मैं इसे सगुफा ही मान रहा हूं, इसलिए कि कुछ सगुफे ऐसे होते हैं जो कुछ सगुफों पर ओवरलैप कर देते हैं, उसको थोड़ा काउंटर कर देते हैं। तो आप देखिए, कल से एक सुर निकला और हम डफली बजा रहे हैं, आप भी बजा रहे हैं, आपका भी सुर निकल रहा है, मेरा भी सुर निकल रहा है। लेकिन जितने कानून की समझ मुझे है, मैं जिस बात को समझ पा रहा हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, और जब होगा भी तो ये जो जीवन रेड्डी साहब ने कहा था कि ये स्टेज वाइज होगा, स्टेजेज में होगा, ये रातों रात या 5 महीने में या 6 महीने में एकदम से नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और राइडर के साथ कह सकता हूं, मयंक सक्सेना भी ऐसी बातें कहते हैं कि कई बार हम जब कहते हैं, डिस्कशन करते हैं और हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसी में मैं एक राइडर लगाता हूं कि आजकल कुछ भी मुमकिन है। जिस तरह से 370 हटा दिया गया, जिस तरह से नोटबंदी कर दी गई, जिस तरह से पूरा देश बंद कर दिया गया, उस तरह से कुछ भी हो सकता है। और एक बात और, जब कुछ भी हो जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स ये कहेंगे कि हम ये नहीं देखने जा रहे कि ये हुआ सो गलत हुआ या सही हुआ, हम बस ये देखेंगे जो ये किया गया वो गलत ढंग से किया गया या सही ढंग से।